हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर को फिनिश कर लिया है। मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगभग देख लिया है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्सेशन से रिलेटेड सारे के सारे करंट अफेयर। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जीएसटी। क्या होता है जीएसटी, क्यों लेकर के आया गया जीएसटी को? तो जीएसटी से रिलेटेड टू द पॉइंट प्रीलिम्स 2025 के हिसाब से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, टैक्स दो प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो ये इनकम पे लगता है। किस पे लगता है फ्रेंड्स? इनकम, पर्सनल इनकम। लेट सपोज मेरा 50 लाख पर एनम इनकम है, तो मैं इस पर जीएसटी दूंगा क्या? नहीं, मैं इस पे डायरेक्ट टैक्स दूंगा। किसके हिसाब से? तो जो टैक्स स्लैब होता है उसके हिसाब से। क्या होता है टैक्स स्लैब, हम लोग कुछ ही देरों में देखने वाले हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स? हर व्यक्ति देखता है, चाहे वो इनकम वाला हो या बे इनकम वाला हो। मैं गया दुकान पे, दूध खरीद के लाया, उस पर जीएसटी दिया। मैं गया दुकान पे, कपड़े खरीद के लाया, उस पर दिया जीएसटी। मैं गया दुकान पे, किसी के लिए कफन खरीद के लाया, उस पर भी दिया जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स है फ्रेंड्स। कुछ भी चीजों को हम परचेज करेंगे उस पर जीएसटी लगेगा ही। तो फ्रेंड्स, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को करके। तो क्या 2017 से पहले जीएसटी नहीं था? फ्रेंड्स, जीएसटी नहीं था। उस वक्त मल्टीपल टैक्स लगते थे। मल्टीपल कहने का मतलब बिहार में अलग टैक्स, यूपी में अलग टैक्स, साउथ इंडिया में अलग टैक्स, हर राज्य का अपना टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना टैक्स। नहीं, हर गुड पर अलग अलग प्रकार के टैक्स। सबको देखना, कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रहा था। एक देश है तो एक देश का एक टैक्स भी तो होना चाहिए। इस प्रिंसिपल को लेकर के वन नेशन वन टैक्स बनाया गया, जीएसटी। ओके फ्रेंड्स, कब बनाया गया? 2017 में। तो क्या ये जीएसटी सेंट्रल लेवल पे भी लगती है, स्टेट लेवल पे लगती है? दोनों के दोनों सेम होती है? फ्रेंड्स, लगाने वाला बॉडी सेम होता है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे लगेगा उसको सीजीएसटी कहेंगे, जो स्टेट लेवल पे लगेगा एसजीएसटी कहेंगे। यानी ड्यूअल स्ट्रक्चर है जीएसटी का। अगर हम कहते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यदि हम ट्रेड करते हैं और उस पर जो जीएसटी लगता है उसको आईजीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आईजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी है ये। टैक्स स्लैब 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्स स्लैब है जीएसटी के अंदर। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड कहे तो क्या मतलब? कोई गुड्स या सर्विस जहां से शुरू हो रहा है वहां पर यह टैक्स नहीं लगता है। जो इस सर्विस को, गुड्स को कंज्यूम करता है उस पर लगता है। यानी डेस्टिनेशन गुड्स, फाइनल व्यक्ति जो उसको कंज्यूम कर रहा है वह जीएसटी को प्रोवाइड कर रहा है। जीएसटी हर एक स्टेज पर लगता है। फ्रेंड्स, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमें प्रीलिम्स के हिसाब से टू द पॉइंट पढ़ना है, वही बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जीएसटी के गवर्नेंस से, तो इसको गवर्न करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया था जो कि 279A आर्टिकल के तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। यह काउंसिल क्या करता है देखने वाले हैं। जीएसटी
जीएसटीएन यानी एक नेटवर्क है, यानी जीएसटीएन क्या है? यह जीएसटी का नेटवर्क है, आईटी सिस्टम है जो जीएसटी पोर्टल के तौर पर है, जहां पर हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जीएसटी में नेक्स्ट टॉपिक की, तो वह है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्योंकि इसकी एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 279 ए के तहत हुई है। अगर हम बात करें किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश की गई थी, तो वह है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करता है, हु इज द हेड, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो ये होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स जीएसटी काउंसिल का? सेटिंग टैक्स रेट, मेकिंग जीएसटी रिलेटेड पॉलिसी, प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन टू बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। यह है जीएसटी काउंसिल का ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा? क्या किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाएगा? नहीं, कंसेंसस ओरिएंटेड होगा। इसमें जो मेजॉरिटी होगा फ्रेंड्स 3/4 मेजॉरिटी होना चाहिए, और उसमें भी स्टेट का कलेक्टिव हिस्सा जो है वह 2/3 है, यानी 1/3 वोटिंग राइट सेंटर का है और 2/3 वोटिंग राइट किसका है फ्रेंड्स? स्टेट्स का है। सिंस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, तो जीएसटी भी एक फेडरल नेचर को शो कर रहा है। फ्रेंड्स, लेट्स सपोज सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी की बात करते हैं, स्टेट जीएसटी की बात करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, हमें ऐतराज है, एतबार है किससे? लगाए गए जीएसटी से। प्रॉब्लम हो गई, कहां जाएंगे? जाएंगे ट्राइब्यूनल में। सेकेंड लेवल का ये ट्राइब्यूनल है फ्रेंड्स, एपेलेट ट्राइब्यूनल। अपील करेंगे। इसको भी जीएसटी एक्ट के अंदर 2017-17 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वह न्यू दिल्ली में है, और भी बहुत सारे बेंच है फ्रेंड्स, वेरियस स्टेट में है। अगर हम बात करते हैं जो जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल है, इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नमेंट करती है। कौन करती है फ्रेंड्स? डोंट गेट कंफ्यूज। एपेलेट ट्राइब्यूनल का प्रेसिडेंट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, न कि प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट करेगी किससे कंसल्ट करने के बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने के बाद। जो इसका प्रेसिडेंट होगा, चेयरमैन होगा, उसका टेन्योर क्या होगा फ्रेंड्स? 3 years और until the age of 70 years, which ever is earlier। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या जीएसटी से रिलेटेड यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है? हम अभी एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसे ही इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फाइनेंशियल और टैक्सेशन से रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे गए, मैं लेकर के आऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, व्हाट इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी। अगर जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या एडवांटेज होगा? इसमें पहला स्टेटमेंट है, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। फ्रेंड्स, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, मतलब मल्टीपल टैक्स जो लग रहा था उसको एलिमिनेट करके सिंगल टैक्स
होगा होगा कि नहीं? पढ़ें अभी तुरंत। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ट्रू है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड कैन नेवर बी द आंसर, यानी 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत होते ही एक को एलिमिनेट कर दिया है। बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे स्टेटमेंट की, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। फ्रेंड्स हमें यह स्टेटमेंट पता है या नहीं है, लेकिन जहां इंफेटिक वर्ड लग गया वो गलत होने की संभावनाएं 90% से ज्यादा हो जाती है। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फ्रेंड्स ड्रास्टिकली तो करेंट अकाउंट डेफिसिट को ये नहीं रिड्यूस करने वाला है। करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। अभी यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर डी भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे स्टेटमेंट की, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स जीएसटी लाने से क्या इनॉर्मसली हो जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा? इंफेटिक वर्ड कट इट। इसलिए हमारा आंसर होगा वन ओनली। जीएसटी आए दिन न्यूज में रहता है, हमेशा न्यूज में रहता है। हर क्वार्टर पर बहुत सारे कंपनियां अपने रिजल्ट को पेश करती हैं, मार्केट भी उसके अनुसार ऊपर और नीचे जाता है। कौन सा मार्केट? शेयर मार्केट। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज जिसको यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में पूछ सकता है, हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, वह है सेंटर से रिलेटेड कौन कौन से जीएसटी हैं और स्टेट से रिलेटेड कौन कौन से स्पेशल जीएसटी हैं जो गुड्स पर लगते हैं। हमें ध्यान में रखना है, जैसे टैक्सेज रिलेटेड टू सेंटर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से कौन कौन से ऐसे टैक्सेज हैं जो सीजीएसटी सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी किस पे? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पे। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी किस पे? गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। हर एक टर्म को मैं नहीं समझाने वाला हूं फ्रेंड्स, टू द पॉइंट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अदरवाइज वीडियो लंबा होगा। इकोनॉमी के बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे, लगभग 7 से 8 मार्च तक मैं इकोनॉमी के सारे करंट अफेयर को फिनिश करा दूंगा। अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने वाली है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं और भी कुछ टैक्सेज, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जो मैंने हाईलाइट किया है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स टैक्सेज रिलेटेड टू स्टेट्स, स्टेट वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, टैक्स एंड एडवर्टीजमेंट, जो मैंने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट है, जो नहीं किया है उसको एक नजर देख सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको एग्जाम में यूपीएससी पूछता है, जीएसटी न्यूज में इसलिए ही था क्योंकि जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है फ्रेंड्स, वह 2026 यानी नेक्स्ट ईयर खत्म होने वाला है। इसी पर मीटिंग हुई थी। तो क्या होता है जीएसटी कंपनसेशन सेस फ्रेंड्स? 2017 में जब जीएसटी को ले आया गया था, तब बहुत सारे स्टेट का यह कंसर्न था कि हमारे यहां टैक्स का कलेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा ड्यू टू द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सिंग नेचर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आप टैक्स जितना पहले एक्यूमुलेट कर पा रहे थे उतना नहीं कर पाइएगा तो मैं आपको दूंगा कंपनसेशन के तौर पर। 2022 तक का डेट था, उसको एक्सटेंड करके 26 तक का कर दिया गया है, 2026 तक। तो क्या होता है कंपनसेशन सेस, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। यह कंपनसेट करेगा, किसको कंपनसेट करेगा फ्रेंड्स? स्टेट के रेवेन्यू लॉस को ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। शेष है, क्या होता है शेष अभी मैं बताने वाला हूं।
यह इंपोज होगा लग्जरी गुड्स पे, सीन गुड्स पे, डिमेरिट गुड्स पे, और कितना होगा फ्रेंड्स? 28%। लेट सपोज आप सिगरेट को धुएं की तरह उड़ा रहे हो फ्रेंड्स, 28% की जीएसटी उस पर लगती है। क्यों? क्योंकि आप मजे मजे के लिए उड़ा रहे हो, न कि वो आपका बहुत जरूरी चीज है। उस पर 28% की जीएसटी लगेगी। वो जो शेष लगा एक्स्ट्रा, उससे कंपनसेट किया जाएगा स्टेट का लॉस रेवेन्यू। फ्रेंड्स, अगर लग्जरी गुड्स है तो क्या होता है लग्जरी गुड्स? जैसे मान लो आपने स्पोर्ट्स बाइक खरीदा, तो मजे के लिए खरीदे होंगे, यानी नॉन इसेंशियल आइटम है। बजाज होल्डिंग खरीदो, स्प्लेंडर खरीदो, इसेंशियल है ट्रेवलिंग के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक खरीद रहे हो, नॉन इसेंशियल है, तो ये एक लग्जरी गुड्स है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सीन गुड्स, यानी पापी गुड्स, नहीं, सीन गुड्स क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि गैम्बलिंग, अल्कोहल, दारू पी रहे हैं, इधर उधर पड़ रहे हैं, खाने के लिए पैसे, मतलब खाने से ज्यादा पैसे है तो ही तो दारू पी रहे हैं, ये सोच करके इस पर टैक्स लगाया जाता है। दारू को सीन गुड्स कहा जाता है। अवॉइड अल्कोहल, सेव योर हेल्थ, सेव योर मनी ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं डीमेरिट गुड्स, यानी जो भी कंज्यूमर है उसको इंजॉय कर रहे हैं, यानी मस्ती के लिए उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनके शरीर के लिए हार्मफुल है, फिर भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको डीमेरिट गुड्स कहा गया है। आपने अक्षय कुमार का प्रचार देखा होगा, अपनी जिंदगी और भाभी की जिंदगी सेव कर सकते हो 10 रुपए में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यानी टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, ये डीमेरिट गुड्स हैं। इन पर जो सेस लगेगा उससे स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू लॉस को कंपेंसेट किया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स सरचार्ज क्या होता है। एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 50 लाख पर एनम है, वो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, लेकिन उस पर कुछ और चार्ज लगा दिया गया, यानी टैक्स ऑन टैक्स, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको स्ट्रांगली फंड किया जा सके, जो भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है उसको स्ट्रांगली फंड किया जा सके, तो उसको सरचार्ज कहेंगे। यानी सर के ऊपर चार्ज, सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर एक और टैक्स, क्योंकि आप अमीर हैं तो सोशल वेलफेयर में आप हेल्प कीजिए। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेस, तो यह भी होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी आप टैक्स तो ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी 2% 3% की टैक्स देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि आप अमीर हैं, वो जो आप टैक्स देंगे उससे सोशल वेलफेयर की काम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड डेवलपमेंट की जाएगी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? तो सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी हो सकता है फॉर द एजुकेशनल पर्पस ऑफ एसटी के एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हो सकता है कि 2% की एक्स्ट्रा टैक्स लगा दी जाए, यानी किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो सरचार्ज होगा उसको सेस कहेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कहने का मतलब आपके इनकम के हिसाब से आप टैक्स दोगे, यानी ज्यादा इनकम 15%, उससे भी ज्यादा इनकम 35%। यानी कोई व्यक्ति 11 लाख रुपए कमा रहा है, कितना टैक्स देगा फ्रेंड? एज पर बजट, रिसेंट बजट 0% टैक्स। अगर कोई व्यक्ति 13 लाख कमा रहा है पर एनम, तो वो कितना देगा? तो वो टैक्स देगा।
अगर कोई व्यक्ति 50 लाख कमा रहा है वो कितना देगा, वो और ज्यादा देगा। यानी प्रोग्रेसिव टैक्स कहने का मतलब इनकम के हिसाब से आप परसेंटेज ऑफ टैक्स को प्रोवाइड करेंगे। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है फ्रेंड, ये होता है सेम परसेंटेज वेदर यू आर पुअर और रिच, ही विल बी टैक्स्ड 25% ऑफ योर इनकम। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो भी 25% दोगे, 10 लाख कमा रहे हो तो भी 25% दोगे। यह है प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिग्रेसिव टैक्स, क्या होता है, आप गए मार्केट में, क्या ले आए, कोलगेट। एक व्यक्ति है जो मनरेगा में काम कर रहा है, किसमें काम कर रहा है फ्रेंड्स, मनरेगा में। 250 रुपया, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मान लिया कि 250 रुपया पर डे वो अर्न कर रहा है। वो गया कोलगेट लेने, 50 रुपये का लाया। एक व्यक्ति है जो एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है, वह 5000 पर डे काम अर्न कर रहा है, वो गया कोलगेट लिया 50 रुपये का ही। तो फ्रेंड्स ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स देना चाहिए था ना, हुआ क्या, नहीं। रिग्रेसिव कहने का मतलब जो पुअर व्यक्ति है वह अपने इनकम का ज्यादा परसेंटेज टैक्स के रूप में देता है। समझे फ्रेंड्स, यही होता है रिग्रेसिव टैक्स। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स ई वे बिल, ई वे बिल जीएसटी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं तो एक बिल जनरेट करना पड़ता है, एक इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेड गुड्स 50,000 के ऊपर का है तो ये कंपलसरी है, उसको, इस इनवॉइस को ई वे बिल के तौर पर हम जानते हैं। फ्रेंड्स अगले टॉपिक को देखते हैं, वह है आईडीएस, मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? लेट्स सपोज फ्रेंड्स ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम चाइना से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं, कौन सा रॉ मटेरियल, स्टील, किस लिए, ताकि कार को मैन्युफैक्चर कर सकें। तो जो हम इंपोर्ट करेंगे उस पर जो ड्यूटी लगेगा वो ज्यादा लगेगा, किसके कंपेयर में, जो हम कार को सेल करेंगे। यानी कार को बनाने के लिए जो मटेरियल हमने इंपोर्ट किया उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे इन कंपैरिजन टू कार को जब हम सेल करेंगे। इसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको क्यों लाया गया फ्रेंड्स, ताकि हम रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कम करें, रॉ मटेरियल हम अपने देश से ही, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक मार्केट से ही ज्यादा लें। होप आप समझे होंगे। यानी ए सिनेरियो वेयर द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल और इनपुट गुड्स आर हायर देन द ड्यूटीज ऑन फिनिश्ड गुड्स। क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी समझाया। यानी जो जीएसटी होगा, जो हम परचेज कर रहे होंगे उस पर ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू सेल। उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तौर पर जानते हैं। अगर हम इंपैक्ट देखें फ्रेंड्स, तो अगर रॉ मटेरियल पर ज्यादा ड्यूटी लगेगा तो फिर जो प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो भी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है फ्रेंड्स, हम इंपोर्ट उन रॉ मटेरियल को कम करेंगे जो हमारे देश में अवेलेबल है, यानी डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक, वह है एक्साइज ड्यूटी।
क्या होता है एक्साइज ड्यूटी, आए दिन न्यूज में रहता है। यह भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चर गुड्स पर लगता है। कौन से मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रेंड्स? जिनका कंजम्पशन हमारे देश के अंदर ही होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उन गुड्स का कंजम्पशन जो इंपोर्ट करके आते हैं हमारे देश में होता है, उस पर कौन सा टैक्स लगता है? कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज, बन जाओ कस्टम इंस्पेक्टर, कमाओ पैसे। बात करते हैं फ्रेंड्स, एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करने वाली एजेंसी कौन होती है? वह होती है CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एक्साइज ड्यूटी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एक्साइज ड्यूटी इज ओनली अप्लीकेबल टू पेट्रोलियम एंड लिक्वर प्रोडक्ट्स आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST। GST के आने के बाद यह एक्साइज ड्यूटी सिर्फ पेट्रोलियम और लिक्वर प्रोडक्ट्स पर लगता है और किसी चीज पर नहीं लगता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो GST ने अपने अंदर ले लिया। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक बेवरेज, नार्कोटिक सब्सटेंसेज इज नाउ कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रेफर्ड एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो फ्रेंड्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, अगर एग्जाम में पूछता है कि एक्साइज ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है फ्रेंड्स? अब पेट्रोलियम, लिक्वर प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक बेवरेज, वो भी लिक्वर प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने GST से रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टर्म्स को लगभग देखा। अगला लेक्चर में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर में थे उसको लेकर के आने वाले हैं। नेक्स्ट 2 लेक्चर में इस टॉपिक को भी फिनिश करेंगे और चलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स। पूरे इकोनॉमिक करंट अफेयर विद PYQ मैं 10 मार्च तक फिनिश कर दूंगा। उसके बाद शुरू करूंगा ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। 2025 में मोर देन 40% क्वेश्चन हम लोग यहां से ले आएंगे, इसकी गारंटी लेते हैं फ्रेंड्स।